बेटा तो ये सेकेंडरी इंग्लिश का 2026 का हमारे पास जो है वो मॉडल पेपर है, ठीक है, कराची बोर्ड के लिए, जिसमें हमारे पास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन हैं। उसी तरह इंग्लिश का मॉडल पेपर आया, मुझे नहीं पता बाकी सब्जेक्ट का है कि नहीं। इंग्लिश का तो आ गया है क्योंकि उसी की नीड थी, बाकी की शायद नीड भी नहीं थी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इंग्लिश में 3 सेक्शंस हमारे पास होते हैं सेकेंडरी इंग्लिश के अंदर। तो सेक्शन ए हमारे पास है, दिस इज़ MCQs, और 20 MCQs हैं, जिस तरह से 20 MCQs पहले भी होते थे। अच्छा, 20 MCQs में से 5 MCQs जो है वो चैप्टर्स हैं, 5 जो है वो प्रोस हैं, मतलब चैप्टर्स हैं, और 5 पोइट्रीज हैं, 5 उन्होंने नॉवल से डाला है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, और 5 शायद इसमें जो है वो ग्रामर से डाला होगा, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं। टोटल 20 MCQs हैं। सीक्वेंस सही है या शायद आगे पीछे? शुरू में हमारे पास जो है वो MCQs आ रहे हैं, ये नॉवल के MCQs स्टार्ट में आ रहे हैं, अगर आप इसको देखें तो बस हम यहाँ पर तो पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर आता है तो सॉल्यूशन के साथ नहीं आता है, सिर्फ क्वेश्चन होता है, तो इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होता है हमारे लिए, खासतौर पर जब बुक चेंज होती है तो आपका 90% पेपर जो है वो मॉडल पेपर से ही आता है। जैसे यही कर लेगा बच्चा तो काम हो जाएगा, ऐसा होता है। मॉडल पेपर के साथ ये रहता है मामला कि जब बुक चेंज होती है तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें मॉडल पेपर से आ जाएगी ताकि बच्चों के लिए आसानी हो, क्योंकि 10 ईयर तो आपके पास है नहीं, तो मॉडल पेपर इसलिए दिया जाता है कि स्टूडेंट्स ईजिली जो है वो तैयारी कर सकें। तो किसी को अगर कुछ भी याद नहीं करना, मिनिमम याद करना, तो मॉडल पेपर याद कर लो, अगर बहुत कम किसी को तैयारी करनी है तो, वरना तो बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए हैं देखा जाए तो। कुछ बच्चे चाहते हैं मिनिमम तैयारी करें, तो उसके लिए मॉडल पेपर है, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व इसकी तैयारी कर ले, ओवरऑल तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें आंसर्स नहीं होते, सिर्फ क्वेश्चन होते हैं, आंसर निकालना आपका काम होता है। तो फर्स्ट MCQs हमारे पास है यहाँ पर कि मिस हैविशाम्स एटीट्यूड टुवर्ड पिप वॉज ऑलवेज डैश। तो कहा मिस हैविशाम का जो एटीट्यूड था पिप की जानिब वो हमेशा कैसा था? रूड था, इनडिसेंट था, रिजर्व था या फ्रेंडली था। तो ये मतलब बुक ग्रेट एक्सपेक्टेशन से शुरू के 5 MCQs नॉवल से आपके पास हैं, लेकिन ये बुक के एंड के MCQs नहीं है ये वाला, ठीक है। तो और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट MCQs भी है। पहला कि मिस हैविशाम का एटीट्यूड पिप की जानिब कैसा था। अब अच्छा एस्टेला का बोला जाए तो उसका तो हमें समझ में आता है, लेकिन मिस हैविशाम का एटीट्यूड कैसा था? यहाँ लिखा रूड, रूखा सूखा था, इनडिसेंट था, गैर शाइस्ता था, रिजर्व था या फ्रेंडली था, मतलब दोस्ताना था। तो मिस हैविशाम का कैरेक्टर आप जानते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन के अंदर कि पिप के साथ उनका रवैया कैसा रहा था। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मुश्किल MCQs आ गया ना, चूँकि अब इसमें मिला जुला एक रुझान था उनका, कभी कभार वो फ्रेंडली भी होती थी और कभी कभार वो जो है वो इस तरह से इनडिसेंट भी होती थी, लेकिन मेन चीज़ ये था कि वो पिप के साथ काफ़ी ज़्यादा जो करेक्ट आंसर इसका है वो हमारे पास है, दैट इज़ रिजर्व। इसका C ऑप्शन करेक्ट है, रिजर्व। पिप के साथ वो हमेशा रिजर्व रहती थी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ओपन अप नहीं करती थी अपनी बातों को। तो मिस हैविशाम के बारे में सारी बातें उसको बाद में पता लगी बाकी लोगों से कि है स्टेला कौन है और बाकी ये सारी चीज़ें। तो मिस हैविशाम काफ़ी रिजर्व रहती थी, वो अपनी बातें नहीं बताती थी, किसको? भाई पिप को नहीं बताती थी, ठीक है। तो रिजर्व एटीट्यूड था उनका, तो वो सारी बातें मिस हैविशाम के जो सीक्रेट था उनको बाद में पता लगा फिलिप पिप को। तो ये हमारे पास थोड़ा डिफिकल्ट MCQs था कि रिजर्व। बहुत सारे बच्चे इसका रूट लगा देंगे या फ्रेंडली लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सेकंड तो आसान है, एस्टेलाज एटीट्यूड टुवर्ड पिप वाज ऑलवेज डैश। एस्टेला का एटीट्यूड जो है वो पिप की जानिब हमेशा कैसा था? फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, मिक्स्ड, रूड? मिक्स के रूट देखो A और B तो नहीं है, फ्रेंडली अनफ्रेंडली तो हटा दो, बाकी या मिक्स्ड होगा या रूड होगा। ज़्यादातर तो वैसे रूड बिहेवियर था देखा जाए तो, कभी कभार फ्रेंडली भी था, लेकिन ये भी मेंशन किया गया है कभी कभार, चूँकि मिस हैविशाम के कहने पर वो रूड हुआ करती थी, अदरवाइज़ पिप को वो पसंद किया करती थी, मतलब उसकी पर्सनैलिटी को। तो देखा जाए तो मिक्स्ड ही हो सकता है, C ऑप्शन ये मिक्स्ड हो गया हमारे पास, ठीक है। चूँकि रूट अगर 75% था तो 25% फ्रेंडली एटीट्यूड भी था, तो ये भी हमारे पास बुक से आउट, मतलब कि एक्सरसाइज से आउट MCQs दिया गया। तो ऐसा देख लें उसको, तो जिसने पढ़ा होगा वो बता सकता है, लेकिन बहुत डायरेक्टली बिल्कुल बेसिक एक इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं पूछ रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था।
थर्ड है द एंडिंग ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज डैश। ग्रेट एक्सपेक्टेशन की एंडिंग जो है वो कैसी है, जॉयफुल, सैड, ट्रेजिक या बिटर स्वीट। बिटर स्वीट किस सेंस में? बिटर स्वीट मतलब खट्टा मीठा या मतलब अच्छा बुरा, कभी खुशी कभी गम दोनों। मेरे लिहाज से तो जॉयफुल है, जॉयफुल है। एंड में तो पिप और एस्टेला दे आर टुगेदर एट द एंड, तो दैट्स वाई जॉयफुल एंडिंग है। ये कोई गलत क्या है इसमें? आप कह सकते हैं कि बिटर स्वीट किस लिहाज से? बिटर स्वीट तो नहीं है, बाद में चूँकि जो कारगरी की बात भी करेंगे तो उसके लिए भी बिटर स्वीट नहीं था, उसके लिए भी एक तरह से गुड एंडिंग ही थी। हाँ, जहाँ तक बात आप करेंगे कि एबेल मैग्विच की, तो वो तो मर गया, लेकिन वो तो उसको अपने किए की सज़ा मिली जो उसने किया एट द एंड। तो उसको हम हीरो तो नहीं कह सकते एबेल मैग्विच को कि उसकी मौत पर जो है वो हम उसको कहें कि ये बैड एंडिंग हो रही है। सिंपल सी बात है। तो ये एक जॉयफुल एंडिंग ही इसके अंदर है, यहाँ पर ये हमारे पास बिटर स्वीट नहीं है। तो क्या एट द एंड तो हीरो और मतलब प्रोटागोनिस्ट के लिहाज से देखा जाता है कि एंडिंग कैसी हो रही है, साइड करेक्ट क्या हुआ, बात समझ में आ रही है? तो ये एमसीक्यूज हर बच्चा ने इसके अलग लगाएगा, आप दिखेगा, क्योंकि तो बड़ा कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज डाल दिया इन्होंने, क्योंकि आप समझ ही नहीं, आपने 100 बार भी नॉवेल पढ़ा आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एट द एंड बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अगर हम हीरो के लिहाज से देखेंगे तो जॉयफुल एंडिंग है, सही है, खुशी वाली। बिटर स्वीट तो कैसे कह सकते हैं आप उसको? बिटर स्वीट अगर आप एबेल मैग्विच के लिहाज से बात करते हैं, वो मेन कैरेक्टर तो था ही नहीं स्टोरी का, तो हम तो उसको थोड़ी ना उसके लिहाज से देखेंगे कि उसकी मौत हो गई एंड। जो पिप के लिहाज से देखा जाए तो पिप के लिए एंड में सब कुछ अच्छा हुआ, सही है। नंबर 4 है द नरेशन ऑफ द नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज, है तो काफ़ी आसान एमसीक्यूज है। तो नरेटर मतलब इस कहानी को सुनाने वाला जो है वो कौन है, कहानी किसने सुनाई है हमें? चार्ल्स डिकेंस ने नहीं सुनाई है हमें कहानी, दैट्स नॉट करेक्ट। ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है बेटा, दिस स्टोरी इज फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, दैट्स वाई ये पिप की स्टोरी है, पिप ने खुद ही सुनाई है। ये पिप की ही कहानी जो पिप सुना रहे अपने बारे में, शुरू ही कहानी उस तरह से करेंगे, मेरा नाम पिप है या फिर पूरा नाम मेरा है और मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, ये शुरू ही अपने लिहाज से वो कर रहा है। वहाँ आई जब भी लिखा हुआ है तो उससे मुराद पिप है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कहानी जब शुरू हुई, पहली लाइन आप देख लो, आपको पता लग जाएगा कि कहानी सुना कौन रहा है। इसमें कोई ऐसा कोई बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है, कहानी में पहली लाइन ही बता देती। तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। तो 4-5 एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो नॉवेल से डाले गए हैं। 5th है जो एडवाइसेस पिप दैट द ओनली वे टू बी ट्रूली अनकॉमन इज थ्रू डैश। जो ने एडवाइस किया पिप को कि वाहिद तरीका अनकॉमन होने का क्या है, मतलब एक इंसान अनकॉमन कैसे हो सकता है? ईमानदारी से, भलाई से, ईमानदारी और भलाई दोनों से, गुडनेस एंड पोलाइटनेस। इसका ये ऑनेस्टी एंड गुडनेस हो जाएगा कि इंसान ईमानदारी से और भलाई से एक दूसरे से बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो नंबर 6 है द स्टोरी बाय लियो टॉल्स्टॉय। अभी ये प्रोस के एमसीक्यूज स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू के 5 शायद आएंगे। हाँ, द स्टोरी बाय लियो टॉल्स्टॉय एक्सप्रेसेस आयरनी ऑन ह्यूमन डैश। तो ये हमारे पास स्टोरी है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड बाय रशियन ऑथर लियो टॉल्स्टॉय। तो क्या है बताइए? डिज़ायर टू ग्रास्प मोर, कि इंसान की बहुत ज़्यादा हासिल करने की जो तलब है उसके बारे में ये हमारे पास है। इसके बाद है नंबर 6-7 है द डे द डैम ब्रोक। सॉरी, ये तो ऐसे ही आ गया, द डे द डैम डैश कंप्लीट द टाइटल लाइन। ये तो बहुत आसान है। तो डे द डैम ब्रोक बाय थेम्स हर्बर, तो बहुत इजी एमसीक्यूज डाला गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 है द वर्ब हैव यूज्ड इन द टाइटल ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स आई हैव अ ड्रीम इज डैश। ये जो टाइटल है आई हैव अ ड्रीम का, इसमें जो हैव लिखा है हैव, तो आई हैव अ ड्रीम जो हमारे पास जो स्टोरी है उसमें जो हैव लिखा गया है जो टाइटल के अंदर, तो वो हैव असल में क्या है? तो यहाँ रेगुलर वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब। तो अगर हम इसको एलिमिनेशन के लिहाज से चले तो मॉडल वर्ब तो है नहीं है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, आउट टू, ये सारे मॉडल वर्ब्स हमारे पास होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब पे नहीं है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब तो हम लोग असल में आसान अल्फाज में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ही कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। रीज़न क्या है? अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास, तो यह वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास नहीं है। अगर ये आप इसको मान लेते हो कि हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज़ हैव, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, क्योंकि मदद किसी की नहीं कर रही है सेंटेंस फॉर्मेशन में। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है या मेरे पास एक ख्वाब है,
تو یہ چکا ہوں چکی ہے والا سینس نہیں آ رہا اس کے اندر, تو آکسیلری ورب نہیں ہے, مطلب پرفیکٹ ٹینس نہیں ہے, تو سی ڈی تو ہے نہیں, ایلیمینیشن کر رہے ہیں. اب ریگولر ورب مین ورب, ریگولر ورب بھی نہیں ہے. ریزن کیا ہے, ریگولر ورب کیا ہوتا ہے جس کے سیکنڈ اور تھرڈ فارم میں کیا ہوتا ہے, اینڈ میں ای ڈی آتا ہے. تو ہیو کا ہیو تھوڑی نہ ہوتا, ہیو ہیڈ ہیڈ, تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس ریگولر ورب بھی نہیں ہے. تو ایٹ دا اینڈ ہمارے پاس کیا بچا بھائی, مین ورب. تو یہ ہمارے پاس مین ورب ہے. مین ورب کے اندر ہم اس کو پوزیسو ورب کہتے ہیں. پوزیسو ورب, اسٹیٹ ورب, یہ مین ورب کے اندر ہی آتے ہیں سارے, ٹھیک ہے. تو مین ورب ہے جملے میں ایک مین ورب کا کام کر رہے ہیں, جس کو کسی اور ورڈ کی ضرورت نہیں ہے سینٹینس کو فارم کرنے کے لیے. جیسے آئی ہیو اے کپ, آئی ہیو اے مارکر جب میں کہتا ہوں تو ہیو یہاں مین ورب ہے, اس کی یہ ہیلپنگ ورب نہیں ہے. اب جس کی گرامر اچھی ہے اس کو پتہ ہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. کہ سر ہیو تو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے, تو وہ پرفیکٹ کے اندر ہوتی ہے. پرفیکٹ ٹینس صحیح نہیں, یہ تو پریزنٹ سمپل ہے, میرے پاس سے خواب ہے, تو دیٹ از پریزنٹ سمپل پوزیسو ورب ہے. تو یہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس کے اندر, آپ میرے لیکچرز کو دیکھیں جا کر, یہ گرامر کے بیسک, تاکہ آپ کے بیسک تھوڑے صحیح ہو سکیں ورب وغیرہ کے حوالے سے. تو یہاں یہ سیکنڈری کو بتانے کی چیز نہیں ہے کہ مین ورب کیسے, دیٹس ایزی. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ تو ریگولر ورب بھی نہیں سمجھ میں آ گیا, کلیئر ہے, یہ تو ایزی ہے. تو بہت آسان ایم سی کیوز تھا, اوپر مشکل ایم سی کیوز گئے. گرامر تو آنی چاہیے یار سیکنڈری میں بچے کو, اتنی گرامر تو آنی چاہیے. اس کے بعد 9th ہے, دا اسٹوری آف اکارس اینڈ ڈیڈالس ٹیچز دا لیسن آف ڈیش. یہ آسان ہے, تو یہ اوبیڈینس ہو گیا. اکارس اینڈ ڈیڈالس ہمیں اوبیڈینس سکھاتا ہے. 10th ہے, اکارڈنگ ٹو برٹرنڈ رسل, امنگ دا ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل سائنٹسٹ آر آفن. اچھا یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے ابھی, یہ کانکویسٹ آف ہیپینس بائی برٹرنڈ رسل, یہ چیپٹر ہمارا رہتا ہے, 2 چیپٹر رہتے ہیں. تو برٹرنڈ رسل کے مطابق ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل سائنٹسٹ, اکثر وہ کیا ہوتا ہے, جو سائنٹسٹ لوگ ہوتے ہیں اکثر دے آر دا ہیپیسٹ پیپل, وہ زیادہ تر سب سے زیادہ خوش لوگ ہوتے ہیں جو ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل ہوتے ہیں, سائنٹسٹ ہوتے ہیں. اب اس کے ریزن وغیرہ اسی چیپٹر میں بتائیں گے کیوں ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, وہ پورا چیپٹر ہے ہمارے پاس. ایک ایسے ہے دا کانکویسٹ آف ہیپینس کے نام سے, ریٹن بائی برٹرنڈ رسل. برٹرنڈ رسل از دا نیم آف رائٹر, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس 5 ایم سی کیوز آ گئے پروز سے. اب آتے ہیں 5 پوئٹری سے آ رہے ہیں. پہلا ہے شاہ لطیف بیٹائی از ریگارڈیڈ ایز دس ٹائپ آف پوئٹ. کس طرح کے شاعر تھے؟ مائسٹک یا مسٹک کہتے ہیں اس کو, مسٹک پوئٹ. مسٹک مطلب ہوتا ہے صوفی شاعر, تو وہ ایک صوفی شاعر تھے, مسٹک پوئٹ تھے. یہ سر سسی جی انہوں نے لکھا ہے, تبھی ان کا ایم سی کیوز آیا ہے. نیکسٹ ہے اسٹاپ آل ڈیش کمپلیٹ دا ٹائٹل لائن آف WH Auden Salici. تو وہ دیٹس ایزی, یہ تو ہمارے پاس ٹائٹل ہے کمپلیٹ اسٹاپ آل کلاکس. 13th علامہ اقبال واز گیون دا ٹائٹل دا پوئٹ آف دا ڈیش. یہ بھی آسان ہے, دا پوئٹ آف دا ایسٹ, شاعر مشرق کا جو ہے وہ خطاب دیا گیا علامہ اقبال کو. پھر 14th ہے ولیم شیکسپیئر از اے پوئٹ آف دس ایرا. دیٹس آلسو ایزی, ہی بلانگس ٹو ایلزابتھن ایرا. ایلزابتھن ایرا کے شاعر تھے. کلیئر سمجھ میں آگے بات؟ تو پوئٹری میں تو ایم سی کیوز آسان لگ رہے ہیں کافی. اور دیکھتے ہیں آگے. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے, ایم سی کیوز نمبر 15 آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ یو اسٹارٹ ڈائنگ سلولی از یوزڈ ان دا پوم ایز اے ڈیش. یو اسٹارٹ ڈائنگ سلولی جو ٹائٹل ہے پابلو نیروڈا کی جو نظم ہے, دا نیشنل پوئٹ آف چلی, تو ان کی جو نظم ہمارے پاس ہے, تو وہ جو اسٹارٹ ڈائنگ سلولی جو یہ ٹائٹل لائن اس کی ہے, جو اصل میں پوئٹک ڈیوائسز میں کون سی یوز کی گئی ہے, سملی, میٹافور, امیجری یا ریفرین. اوکے دیکھیں یہاں پر سملی تو ہو نہیں سکتا, سملی تو ہے نہیں, کیونکہ سملی لائک اور ایز کا ورڈ ہونا چاہیے تھا, سملی نہیں ہے. ریفرین تو ہمارے پاس کوئی پوئٹک ڈیوائس ہوتی ہی نہیں ہے, تو اس کو ایسے کاٹ دیا ہم نے. بچ گیا میٹافور اور امیجری. دیکھو امیجری اور امیجری کی ہی 2 ٹائپس ہمارے پاس ہوتی ہیں, تو سملی اور میٹافور. یہ امیجری کی 2 ٹائپس ہمارے پاس ہیں. جب ہم امیجنیشن کرواتے ہیں, ریزمبلنس کرواتے ہیں, تو اس کے 2 ٹائپ ہمارے پاس ہوتی ہے, سملی اور میٹافور. تو اس کا مطلب ہے کہ بی اور سی دونوں صحیح ہے. لیکن ہم زیادہ اسپیسیفک ہو کر بات کریں گے تو امیجری ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہے, میٹافور ہے. میٹافور کس سینس میں؟ میٹافور کہتے ہیں ہم لوگ استعارہ. یو اسٹارٹ ڈائنگ سلولی, آپ دھیرے دھیرے مرتے ہیں. تو یہاں ڈائنگ سے مراد ہے, جو ڈائنگ ورڈ یوز کیا جا رہا ہے یہاں بایولوجیکل ڈیتھ اس سے مراد نہیں کی جا رہی ہے. دھیرے دھیرے مرتے ہیں سو مراد کہ آپ کے پرسنالٹی دھیرے دھیرے مرتی ہے, یا آپ دنیا کی نظروں میں دھیرے دھیرے مرتے ہیں, یا آپ کی جو گروتھ ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے, آپ کی نشو نما نہیں ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی تھیں. یو اسٹارٹ ڈائنگ سلولی, تو یہ سے موت نہیں آتی, انسان جیتے جی مرتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. تو ڈائنگ یہاں پر میٹافور ہے, ٹھیک ہے, مطلب ڈکلائن آف اے پرسنالٹی آف سم ون, جس کو ڈائنگ کے سمرے میں کیا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ میٹافور ہے. ایلیمینیشن سے بھی ہم نکال سکتے ہیں, کانسیپٹ بھی یہی آ رہا ہے کہ یہ میٹافور ہے.
جس میں لائک اور ایز کے ورڈ کی بنا کمپیریزن کرتے ہیں. تو ڈائنگ کو یہاں کمپیریزن کیا جا رہا ہے لائک سلو ڈیتھ سے یا پھر ہم پرسنالٹی ڈیتھ سے ہم بات کر رہے ہیں. کلیئر ہے مسئلہ؟ اس کے بعد 16 ہے. اب یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ لائن سے گرامر کے MCQs. آپ گرامر میں دیکھیں کیا آ رہے ہیں, چونکہ فرسٹ میں بھی گرامر کے MCQs اینڈ میں آتے تھے. The idiomatic expression on cloud 9 means extremely dash. That's easy. On cloud 9 کب کہا جاتا ہے انگلش میں؟ I am on cloud 9. کبھی سنا ہے یہ؟ Yes. بہت زیادہ جب کوئی خوش ہوتا ہے. When you are so much happy then you can say that I am on cloud 9. I am feeling that I am on cloud 9. مطلب نوے آسمان پر cloud 9 یا نوے بادل پر کچھ بھی ایسا, لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریملی ہیپی, بہت زیادہ خوش ہونا. تو یہ بہت مشہور ایڈیم ہے, اکثر استعمال کرتے ہیں اس کو آن کلاؤڈ 9. کلیئر ہے؟ ایڈیم ہے 17. اس کے بعد ہے چوز دا پریفکس وچ کین بی ایڈیڈ ٹو دا ورڈ میرڈ ٹو میک اٹس اپوزٹ. دیٹس سو ایزی. یہ ہمارے پاس ان میرڈ ہو جائے گا. ان میرڈ. 18 ہے دس سفکس کین بی ایڈیڈ آن بیوٹی ٹو فارم این ایڈجیکٹو میننگ فل آف بیوٹی. بہت آسان ہے. بیوٹی میں کیا ایڈ کریں گے کہ اس کا ایڈجیکٹو بن جائے گا؟ فل ایڈ کریں گے. یہ تو بہت ہی بچوں والا آ گیا. بیوٹیفل. آسان بھی آتے, سارے مشکل ہونے دیں گے. 19 ہے دا بکس دیٹ ور بوروڈ. یہ مشکل ہے تھوڑا. دا بکس دیٹ ور بوروڈ فرام لائبریری مسٹ بی ریٹرنڈ. آئیڈینٹیفائی دا ٹائپ آف کلاز. اب یہ ذرا اس کو مجھے سمجھانا پڑے گا آپ کو. کہہ رہے ہیں کہ دا بکس دیٹ ور بوروڈ فرام دا لائبریری. اب یہاں جو انڈر لائن کیا گیا ہے دیٹ ور بوروڈ فرام لائبریری, تو مسٹ بی ریٹرن مطلب وہ کتابیں جن کو لیا گیا ہے لائبریری سے ان کو لازمی ریٹرن کرنا ہے. آئیڈینٹیفائی دا ٹائپ آف کلاز. کلاز پتہ ہے کلاز کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کلاز از ایکچولی اے فریگمنٹ آف سینٹینس. سینٹینس کا ایک فریگمنٹ کہلاتا ہے نا, ایک ٹکڑا جملے کا, دیٹ از کالڈ اے کلاز. کلاز ایک ایسا فریگمنٹ ہوتا ہے جس کا اپنا سبجیکٹ اور اس کا اپنا ایک ورب ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ اے کلاز. ٹھیک ہے. اب کلاز بہت سارے ہوتے ہیں, ناؤن کلاز, ایڈوربل کلاز, ایڈجیکٹو کلاز, اس طرح سے فریزل ورب, یہ سارے کلاز کے ٹائپس ہیں. اچھا اب یہاں پر کیا اور دیکھو, دا بکس. بکس یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے بیٹا؟ بکس یہاں پر ہمارے پاس ناؤن ہے, دا بکس. اس کے بعد دیٹ ور بوروڈ فرام لائبریری, جن کو لائبریری سے بورو کیا گیا. اب یہ جو کمپلیٹ جو انڈر لائن ورڈ ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس ناؤن کو ایکسپلین کر رہا ہے نا بھائی, اس ناؤن کو کلاسیفائی کر رہا ہے, اس ناؤن کو فردر ڈیفائن کر رہا ہے. اور وہ ورڈ جو ناؤن کو فردر ڈیفائن کرتا ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ بچپن سے اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ایڈجیکٹو پڑھتا ہے نا بھائی. ایڈجیکٹو از اے ورڈ دیٹ کلاسیفائز اور دیٹ ڈیفائنس اے ناؤن. تو یہ ہمارے پاس ایک کون سا کلاس ہو گیا؟ دس از این ایڈجیکٹو کلاس. ایڈجیکٹو کلاس کیوں ہے؟ چونکہ یہ ایک ناؤن کو ڈیفائن کر رہا ہے. تو اس طرح سے ہم کلاس کو پہچانتے ہیں کہ کون سا کلاس ہو سکتا ہے. اگر یہ دا بکس کے اوپر لگا ہوتا تو یہ ناؤن کلاس ہو جاتا ہے, اس طرح سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. تو یہ کلاس کا ٹاپک اس کے لیے زیادہ تر ہم لوگ ایپٹیٹیوڈ کے اندر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کلاس وغیرہ کو, بٹ یہ انہوں نے اس میں ڈالا ہے چونکہ بک کے اندر اگر آپ دیکھیں گے ایکسرسائزز کے اندر کلاس کا ٹاپک ڈالا ہوا ہے, تو اسی میں سے MCQs نکالا گیا ہے. تو اتنا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کلاس وغیرہ کے اوپر. میں اینڈ میں آپ کو کلاس دے دوں گا. اگر آپ کو کلاس نہیں آتے ہیں یا آپ میں سے کوئی بچہ ایپٹیٹیوڈ کی تیاری نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے پھر ہم سیکنڈ ٹرم میں اس کو پڑھا دیں گے. ٹھیک ہے. 190 ٹیسٹ میں تو آپ پڑھو گے کلاسز وغیرہ کے بارے میں, کہ سمپل سینٹینس, کمپاؤنڈ سینٹینس, کمپلیکس سینٹینس, کمپاؤنڈ کمپلیکس, یہ سارے آپ لوگ پڑھیں گے. MD کیٹ کے اندر آتا ہے یہ, NED میں تو نہیں آتا. تو MD کیٹ والوں کو پڑھایا جائے گا لازمی. اس طرح سے 20 ہے لاسٹ ہے. ان دا سینٹینس لقمان لاسٹ ہز والیٹ, دا انڈر لائن ورڈ از دس ٹائپ آف ریفرنس. یہ بھی نیو MCQs ہے, کسی کو نہیں آتا ہوگا, تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. ان دا سینٹینس لقمان لاسٹ ہز والیٹ, دا انڈر لائن ورڈ از دس ٹائپ آف ریفرنس. اچھا دیکھو ریفرنس جو ہوتا ہے نا, ریفرنس مطلب جب حوالہ دیا جاتا ہے کسی جملے کے اندر کسی کا. اب ریفرنس دو طرح سے ہوتا ہے بیٹا. ایک ریفرنس ہمارے پاس کہلاتا ہے اینڈوفورک ریفرنس, اور ایک ہمارے پاس کہلاتا ہے ایگزوفورک ریفرنس. تو یہیں پہ میں اس ٹاپک کو سمجھا دیتا ہوں. اینڈوفورک ریفرنس سے مراد اگر جو ورڈ لکھا گیا اس کا حوالہ جملے کے اندر ہی موجود ہے. اینڈو مطلب ہوتا ہے انسائڈ, اندر. ایگزو مطلب ہوتا ہے ایگزٹ, باہر. اگر کسی ورڈ کا حوالہ اس کے ریفرنس اس سینٹینس میں ہی موجود ہے تو دیٹ از اینڈوفورک, پھر وہ ریفرنس کہلاتا ہے. اور اگر ورڈ ایک سینٹینس میں مطلب ورڈ ایک جگہ پر ہے, ریفرنس کسی اور سینٹینس کے اندر ہے, دیٹ از کالڈ ایگزوفورک. تو یہ اینڈوفورک ایگزوفورک دو طرح کے ریفرنس ہوتے ہیں. اب اینڈوفورک ریفرنس کے اندر ہمارے پاس دو الگ فردر ٹائپ آتی ہیں. ایک ہمارے پاس کہلاتی ہے دیٹ از کالڈ کیٹافورک ریفرنس, اور ایک ہمارے پاس کہلاتی ہے اینافورک ریفرنس. کیٹافورک اور اینافورک ریفرنس. اب دیکھو, اب ایک جملے کے اندر یہ جیسے یہاں پہ جملہ پڑھے ذرا اس کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ لقمان لاسٹ ہز والیٹ. بہت آسان ہے بٹ یہ ورڈ پہلی بار سن رہے ہیں تو اس لیے عجیب سا لگے گا.
लुकमान लॉस्ट हिज वॉलेट, बस ये सिंपल सा जुमला है, लुकमान ने अपना वॉलेट खो दिया। अभी जो हिज जो वर्ड आ रहा है, ये हिज किसके लिए आ रहा है? ये प्रोनाउन है ना भाई, अब प्रोनाउन किसी को रिफर कर रहा होता है। अब ये हिज किसकी जगह पर आ रहा है? लुकमान की जगह पर आ रहा है, लुकमान ने अपना वॉलेट खो दिया। अब यहाँ जो इसका मतलब इस वर्ड का जो रेफरेंस है वो इसी सेंटेंस के अंदर मौजूद है, सही बात है ना भाई। तो ये हमारे पास एंडोफोरिक रेफरेंस हो गया। लेकिन अब यहाँ एंडोफोरिक पे टिक आउट नहीं करेंगे। रीज़न क्या है? उन्होंने फर्दर दोष के फर्दर टाइप भी आगे डाल दिए, जैसे ऊपर आया था ना ये वाला इमेजरी के टाइप्स में। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आया तो जो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है हम उस पर आते हैं, इस जनरल बात को हम छोड़ देते हैं। क्योंकि एंडोफोरिक एक जनरल बात होगी यहाँ पर, तो एंडोफोरिक तो है ही है ये, लेकिन उसके अंदर फिर ये कैटाफोरिक एनाफोरिक दो इसके टाइप है। अब कैटाफोरिक एनाफोरिक में क्या फ़र्क होता है कि अगर आपके पास एना मतलब होता है पहले और कैटा मतलब होता है बाद में। एनाफोरिक रेफरेंस, अगर जो रेफरेंस यूज़ किया जा रहा है, मतलब जो वर्ड लिखा गया उसका रेफरेंस अगर जुमले में पहले इस्तेमाल हुआ है तो वो एनाफोरिक रेफरेंस है, और अगर वो बाद में आ रहा है तो फिर वो जो है वो कैटाफोरिक रेफरेंस। अब देखें यहाँ पर जो हिज है इसका रेफरेंस कहाँ मौजूद है? शुरू में, लुकमान। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? एनाफोरिक रेफरेंस हो गया। अगर जुमला ऐसा नहीं होता बल्कि इस तरह से लिखा होता कि मतलब आगे आएगा, शायद नीचे नहीं आ जाएगा ना, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर यहाँ पर जो हिज लिखा हुआ है ना, अच्छा लुकमान अगर इस हिज के बाद होता तो उस सूरत में फिर हमारे पास वो कैटाफोरिक रेफरेंस हो जाता। तो ये दोनों ही एंडोफोरिक है, क्योंकि एक जुमले के अंदर हमारे पास जो है वो वर्ड का प्रोनाउन का रेफरेंस आ रहा है। मैं कहता हूँ ना आई एम योर टीचर, या तो फिर अब यहाँ पर आई है, योर, ये सब किसी को रेफर कर रहा होता, बात समझ में आ गई। तो ये थोड़ा सा, अब ये जो है ना सेकेंडरी इंग्लिश के अंदर ये रेफरेंस का टॉपिक अलग से डाला गया है, तो वो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, बात समझ में आ गई। तो ये ग्रामर किस तरह की आ रही है MCQs में, तो हमने ये देख लिया। तो टोटल हमारे पास 20 MCQs हैं, 5 हमारे पास जो है वो प्रोस हैं, 5 पोम्स हैं, 5 नॉवेल्स हैं और 5 हमारे पास ग्रामर से। क्लियर, समझ में आ गई बात? आंसर नहीं बता रहा था, समझा रहा हूँ कि कैसे, ताकि पेपर में कुछ नया आ जाए तो आप कर पाएँ, परेशान नहीं हो, ठीक है। क्लियर। अब आते हैं सेक्शन बी, देखते हैं सेक्शन बी में क्या है चीज़ें। अच्छा, सेक्शन बी की जब हम बात करते हैं ना, अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग सेक्शन बी के अंदर कर दी गई है। और वो चेंजिंग क्या है बेटा? सबसे बड़ी चेंजिंग तो ये है, सेक्शन बी के अंदर के 4 सब सेक्शन के सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है इसके अंदर। और 4 सब सेक्शन के सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। अब 2 सब सेक्शन आ गए हमारे पास है, B1 B2 ऐसे करके। एक सेक्शन B1 आ गया और एक सेक्शन B2 आ गया है, ये चेंजिंग हो गई है। अब सेक्शन B1 में क्या हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चंस। थोड़ा सा चॉइसेस कम कर दी गई हैं। चलिए, जो हमारे पास था B1 हमारे पास प्रोस, पोइट्री और नॉवेल तीनों से डाल दिया। अच्छा, पहले क्या होता था हमारे पास? 4 सवाल प्रोस के, 4 पोइट्री के, 4 नॉवेल के होते थे। तो टोटल हमारे पास 12 सवाल होते थे इन तीनों। सब इनमें से सिर्फ हमारे पास 10 सवाल है, तो 2 सवाल ख़त्म किए गए यहाँ से, ठीक है। और इसमें सिर्फ सुनते रहे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है, आप परेशान नहीं हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ करनी है, ठीक है। तो बड़ी चेंजिंग जो आएगी मैं उसमें बताऊंगा आपको। ये तो माइनर से चेंजिंग है, इसका मसला नहीं है, ठीक है। जहाँ मसला आएगा वो मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा। तो अटेम्प्ट 6 पार्ट क्वेश्चन। तो करना क्या है, सेक्शन B1 हमारे पास है। अभी आगे नहीं देखें, जितना बता रहा उतना देखें। ये PDF सबके पास है, घर पे सब देख सकते हैं, लेकिन अभी आप जो मैं बता रहा हूँ वो देखें, सिर्फ वही सुने कि सेक्शन B1 हमारे पास है। तो प्रोस, पोइट्री और नॉवेल तीनों एक साथ डाल दिया गया। बी मतलब सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 को एक साथ मिलाकर B1 कर दिया गया, मतलब और कुछ नहीं किया गया, मिला दिया, कंबाइन कर दिया गया। अब टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करना है। अब है क्या इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो शुरू के 4 क्वेश्चन हमारे पास लाइन से, ये 4 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं किससे भाई? नॉवेल से आ रहे हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशन से। उसके बाद 1, 2, 3 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं हमारे पास प्रोस से। फिर आखिरी के 3 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं किससे बेटा? पोइट्री से या पोम सेक्शन से। अब आपको करने कितने? 6। देखो 4 तो आप यहीं से निकाल लो, नॉवेल से 4 नॉवेल से निकाले, 2 एक्स्ट्रा और करने। अब 1 प्रोस से, 1 पोइट्री से कर लो, या कहीं से भी कुछ भी कर लो। मतलब चैप्टर्स आप इजीली ज़्यादा छोड़ सकते हैं इसके अंदर। अगर आप पोइट्री से दोनों कर लेते तो प्रोस एक भी ना करो, ये ज़्यादा आसान हो गया ना। 4 यहाँ से डायरेक्ट निकाले नॉवेल से, ये तो बहुत आसान कर लिया। 2 पोइट्री से निकालने आसान इस सेंस में किया गया, पहले कंपलसरी होता था तो हर जगह से करो। चैप्टर पढ़ना मस्ट ही मस्ट होता था, पढ़ो ही नहीं चैप्टर तो MCQ उसके लिए पढ़ लो, याद ही नहीं करो एक भी। तो 4 यहाँ से निकाल लो और यहाँ से 3 निकाल लो, 7 अभी भी एक चॉइस इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो पोइट्री तो आसान है भी कम, पोइट्री कर ले, मतलब नॉवेल पढ़ ले, खत्म हो गया, सेक्शन B1 वो कंप्लीट है। बात समझ में आ रही है? निकले यार, समझ में नहीं बात क्या कह रहा हूँ मैं? सेक्शन B1 नहीं समझ में आई बात? 10 सवाल में से 6 करने, कहीं से कोई भी 6 कर दो,
तो 4 नॉवेल से कर दो, 2 पोइट्री से कर लो, खत्म, प्रोज छोड़ दो, क्वेश्चन आंसर। समझ में आई ट्रिक क्या बता रहा हूँ? ट्रिक समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, ओके गुड। तो ये तो मसला है क्या? अच्छा देखो, इसमें वैसे भी देखो ना, ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस का सवाल जवाब आया है, वो हमने वैसे भी याद नहीं किया। क्लाइमेट चेंज आया है, वो वैसे भी हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो बिला वजह। और इतना सारा करके भी देखो, 2 इसमें अलग एस चैप्टर से आया हुआ जो हमने पढ़ा ही नहीं अब तक। तो देखने कहने का मकसद है कि बेहतर है बंदा पोइट्री और नॉवल कर ले, बजाय उसके कि वो 2 चैप्टर बैठ के हम याद करें। ठीक है, ये आसान कर दिया गया इस सेंस में कि आप कंपलसरी नहीं हर जगह से सवाल निकालना। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं किया गया ना, बच्चे समझ रहे हैं मुश्किल हो गया। 2 चॉइस हटाई है, लेकिन उसके बावजूद आसान है। ठीक है, तो मसला B1 में कोई मसला है क्या? मुझसे पूछें, कुछ पूछना है तो ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाए B2। अब B2 जो हमारे पास है ना, B2 के अंदर हमें जो चेंजिंग दिख रही है। अच्छा, ग्रामर पोर्शन पहले हमारे पास क्या था? अच्छा 6 क्वेश्चन हमने वहां से कर लिए, तो 4 क्वेश्चन हमारे पास बच गए। नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रामर पोर्शन। ये जो किया गया है शायद इसलिए कि बच्चा ग्रामर ज़्यादा अटेम्प्ट करे, क्योंकि पहले ग्रामर के अटेम्प्ट बहुत ही ज़्यादा कम था, कम से कम 2 सवाल अटेम्प्ट करने थे। अब मिनिमम आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। सवाल आपको दिए गए हमारे पास 1 2 3 4 5 सवाल दिए गए। अब मैं बता रहा हूँ वो कौन से 4 अटेम्प्ट करने, एक सिर्फ चॉइस में छोड़ा गया। सबसे पहला क्या है, 11th अगर हम देखेंगे, दिस इज यूज एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स इन सेंटेंसेस। तो सबसे पहले एक सवाल हमें ईडियम्स दे दिया गया है कि ईडियम्स को आप अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर लें। यूज द फॉलोइंग ईडियम इन योर सेंटेंसेस। ठीक है, अब जैसे हमारे पास पहला है इन 7th इवन। इन 7th इवन का मतलब भी वही होता है जो इन क्लाउड 9 का मतलब होता है, मतलब 7वें आसमान पर होना, मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि ही वॉज इन 7th इवन व्हेन द रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड। ठीक है, जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो वो 7वें आसमान पर था, मतलब बहुत ज़्यादा खुश था, बिकॉज हिज रिजल्ट वॉज गुड। बात समझ में आ गई? मतलब अपनी तरफ से बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस बना देता हूँ, जगह नहीं लिखने की मेरे पास, तो मैं वर्बली बता देता हूँ। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक से मुराद होता है हमारे पास बाय ऑल मीन्स। बाय हुक और बाय क्रुक, हर तरीके से। यू हैव टू पास द एग्जामिनेशन बाय हुक और बाय क्रुक। आपको हर तरह से एग्जाम को पास तो करना ही करना है। ठीक है, फेल होना तो गुंजाइश नहीं है फेल होने की, तो दैट इज बाय हुक और बाय क्रुक। क्लियर है? पता भी होगा आपको, लेकिन मैं चूंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तमाम बच्चों को बता रहा हूँ जो सुनने वाले। ठीक है, आप सब जानते होंगे, आप तो पढ़ने वाले। इस तरह सैलड डेज की बात करते हैं। सैलड डेज का मतलब होते हैं यंग एज की बात करते हैं। मतलब सैलड डेज मतलब सलाद के दिन नहीं है, उसका मतलब है ईडियम में यही होता है, मुहावरा है ना, लिखा हुआ कुछ है, मायने कुछ है, जैसे उर्दू में होता है सैलड डेज यंग एज। ठीक है, जैसे कि ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट इन हिज सैलड डेज, मतलब वो अपने यंग एज के अंदर बहुत अच्छा एक तालिब इल्म था। या ही वॉज अ वेरी गुड रनर इन हिज सैलड डेज, कि वो बहुत अच्छा रनर था, दौड़ने वाला था अपने सैलड डेज जमाने के दिनों में। ठीक है, क्लियर है? सैलड डेज मीन्स यंग एज। अब ये पूरे ईडियम की एक लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, उसके अंदर एटलीस्ट 30-40 तो याद करेंगे, वरना ये तो हम देख ले रहे हैं इसमें कितने आ रहे हैं। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि खतरों से खेलना। इसका मतलब जाहिर सी बात है गोलियां चबाना तो नहीं होगा, इसका मतलब खतरों से खेलना, बाइट द बुलेट। जैसे द सोल्जर्स बाइट द बुलेट इन द बैटल फील्ड, मतलब कि सोल्जर्स जो हैं वो खतरों से खेलते हैं मैदान जंग में, तो बाइट द बुलेट खतरों से खेलना। ठीक है, बाइट द बुलेट। ये सारे इडियम्स हैं, कुछ सुने हुए होंगे, कुछ नए होंगे आपके लिए। इन द पाइपलाइन तो बहुत आसान है बेटा, इसका मतलब होता है इन द प्रोसेस। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज इज इन द पाइपलाइन। इन द पाइपलाइन मतलब नाली में नहीं, इन द पाइपलाइन मतलब कंस्ट्रक्शन में। अगर कोई चीज़ इन द प्रोसेस है तो हम बोलते हैं पाइपलाइन में, इन द पाइपलाइन, सम प्रोजेक्ट इज इन द पाइपलाइन। ठीक है, अ शॉर्ट फ्यूज। अ शॉर्ट फ्यूज का मतलब होता है एंग्री या गुस्सीला, या जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाए। एक ऐसा शख्स जो जल्दी गुस्सा हो जाए, जिसका फ्यूज़ जल्दी उड़ जाता है, बोलते हैं ना उसको, या मीटर जल्दी शॉर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट फ्यूज़, जिसका फ्यूज़ जल्दी शॉर्ट हो जाए तो कहते हैं अ शॉर्ट फ्यूज़। जैसे कि माई टीचर इज़ अ शॉर्ट फ्यूज़, इस तरह हम बोल सकते हैं कि इस तरह से कि शॉर्ट फ्यूज़ मतलब होता है गुस्से में आ जाना, एंग्री हो जाना। ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज से मुराद हमारे पास हो गया क्या? एक राय रखना। एक राय रखना। ऑन द सेम पेज, एक ही राय रखना। जैसे मी आई माई फ्रेंड आर ऑन द सेम पेज इन दिस ओपिनियन या ऑन दिस इशू, कि मैं और मेरे दोस्त सेम पेज पर हैं इस इशू पर, मतलब जो मेरी राय है वही मेरे दोस्त की राय है, हम दोनों की राय मैच करती है, तो ऑन द सेम पेज। क्लियर है? तो ये हमें कोई 4 इस्तेमाल करने अपने उसके अंदर, किसी भी सेट का सेंटेंस बना सकते हैं। तो मसला तो आसान है, ये क्वेश्चन ये अटेंड करना चाहिए मेरे लिहाज से। तो ये 4 तो वैसे भी आपको बेसिक इंग्लिश से आते ही होंगे।
मान लो जैसे कि इन द पाइपलाइन आपको आता होगा, इन द 7th इवेंट आपको बाय हुक और बाय क्रूक आता होगा ऑन द सेम पेज, ये तो आता ही होगा सबको। बाकी तो सैलेड डेज, शॉर्ट फ्यूज, बाइट द बुलेट, शायद ये आपके लिए नया हो, बाकी तो सबके लिए कॉमन है जिसको इंग्लिश आती है। तो 4 तो वैसे ही निकालोगे बिना पढ़े भी, तो ऐसा मसला नहीं है, चूँकि है ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें 4 करने। तो अगर कम तैयारी करें, बिना पढ़े ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा कम पढ़ के भी 4 निकल जाएगा। अगर आप 30-35 ईडियम्स भी याद कर लेते हैं तो बहुत हो जाता है। मतलब उसके लिए नहीं कि 500 ईडियम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चॉइसेस आ रहे हैं ना, आप छोड़ दोगे। नेक्स्ट है मैच एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स ऑफ कॉलम बी विद कॉलम बी। प्रोवर्ब मतलब जो ज़रबुल मिसाल हमारे पास होते हैं, मुहावरे होते हैं, अब इनको मैच द कॉलम करना। ये सवाल भी मस्ट अटेम्प्ट करना आपको, कोई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैच द कॉलम तो वैसे ही नहीं छोड़ते हैं, बचपन में नहीं छोड़ते थे, तो अब कैसे छोड़ेंगे? अब तो सेकंड टाइम आ गया, अब तो और आसान होता है। मैच द कॉलम में मैच कर लेना। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये प्रोवर्ब है कि रोम एक दिन में नहीं बना, मतलब एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम टू हैपन, हर अच्छी चीज़ को होने में वक्त लगता है। तो क्या हो जाएगा उसका? इंपॉर्टेंट वर्क टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस। ये अच्छा, लुक बिफोर यू लीव, पहले तोलो फिर बोलो, तो उसका क्या हो जाएगा? थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, तजस्सुस ने बिल्ली को मार दिया, मतलब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्यूरियस आ गया, तो वैसे ही समझ में आ रहा है, बिंग टू क्यूरियस है तो बच्चों वाला हो गया, ऐसे तो लिखना नहीं, जैसे कोई वर्ड क्यूरियस के वैसे ही मैच हो रहा है, तो इसी का होगा और कौन सा होगा? अगर आपने पहली बार ये प्रोवर्ब सुना तो मीनिंग आप इसकी पकड़ सकते हैं। नो पेन नो गेन, दर्द नहीं तो कुछ हासिल नहीं होता। एफर्ट एंड सफरिंग आर ऑफन नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। अर्ली बर्ड मतलब दोज हु स्टार्ट अर्ली हैव एन एडवांटेज, सो दैट्स वेरी इजी। तो यहाँ पर आपको इसमें सारे भी नहीं करने को, 4 करने, तो ये हमारे पास 4 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है बात समझ में आ गई? बहुत आसानी, हर कोई कर लेगा, हर बच्चा करेगा इसको। अब आते हैं 3 सवाल और हैं, 2 सवाल अभी और रहते हैं, 2 हैं, 2 और रहते हैं। 13 तो आप कर लेंगे खास तौर पे, चूँकि जो एंटी टेस्ट के तालिब इल्म सारे यहाँ बैठे हुए हैं, जो सब ई कैट एम डी कैट करें तो स्पॉटिंग एरर तो वैसे ही करते हैं, यहाँ करोगे तो वैसे भी एप्टीट्यूड में हो जाएगा आपका। तो सिंपल सी बात है, सेकेंड ईयर का बच्चा इसको कभी छोड़ेगा ही नहीं, जो एप्टीट्यूड कर रहा होगा ई कैट एम डी कैट। स्पॉट द एरर एंड रेक्टिफाई द फॉलोइंग। पहले, ऑनेस्टी इज मोर डियरर टू मी देन वेल्थ। गलती क्या डेयरर पे? क्या कह रहे हो यार तुम लोग, मोर में गलती है। डेयरर ऑलरेडी हमारे पास है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, तो उसमें मोर की जरूरत ही नहीं है। मोर डेयर थोड़ी ना होगा, डेयरर टू मी देन वेल्थ, सही है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री आता है तो उसके साथ मोर लगाने की जरूरत नहीं होती है। ही इज़ बेटर देन यू, ही इज़ मोर बेटर देन यू, कोई वर्ड नहीं है। बेटर हो गया तो मोर बेटर क्या होता है? बेहतर पहले ही हो गया, ज़्यादा मोर बेटर कुछ नहीं है। तो जब भी हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री आती है उससे पहले मोर नहीं लगाते हैं। मोर उस वक्त लगाएंगे जब पॉजिटिव डिग्री आता है, जैसे मोर हम कह सकते हैं ना कि मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, मोर केयरफुल, मोर गॉर्जियस, इस तरह से। बी है, नाइदर ही नॉर आई आर गोइंग टू द सी साइड। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा एप्टीट्यूड के अंदर यकीनन, तो आता है सबको। नाइदर नॉर जब आता है तो जो वर्ब एग्री करता है वो किसके साथ करता है? सेकंड के साथ करता है। तो आई के साथ हमारे पास आर नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा? एम। तो ये सेकंड में पढ़ने की नीड नहीं है, आप एप्टीट्यूड की क्लासों में पढ़ लोगे। नाइदर ही नॉर आई एम गोइंग टू द सी साइड, क्लियर है? ये अग्रीमेंट मिस्टेक है। सी भी आसान है, शी इज़ मैरिड विद अ लॉयर, प्रेपोजिशन मिस्टेक है। बता देंगे गलती कहाँ है? शी इज़ मैरिड विद अ लॉयर, उसकी शादी एक वकील से हुई है। विथ नहीं होगा, मैरिड के साथ हमेशा क्या आता है? टू आता है। शी इज़ मैरिड टू अ लॉयर, ही इज़ मैरिड टू समवन। मैरिड विथ समवन नहीं होता, शादी के लिए मैरिड टू लगाते हैं, मैरिड विथ नहीं लगाते, ठीक है। लास्ट है, द होल टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री। ये भी हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है, क्योंकि द टीम हमारे पास है ना, टीम हमारे पास क्या होता है? दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। और आपने पढ़ा होगा एग्रीमेंट का एक रूल होता है, कलेक्टिव नाउन में अगर वो सारे मिलकर एक ही काम सर अंजाम दे रहे हैं तो उसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं। तो द होल टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री नहीं हो गई, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है असल में, इसको हम ये उसी के रूल पे पढ़ते हैं। जैसे देयर की बजाय क्या हो जाएगा? ये इट्स हो जाएगा ना, इट्स विक्ट्री। तो ये इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन एंटीसीडेंट कहलाता है ये। लेकिन रूल लॉजिक वही लगती है, अग्रीमेंट वाली लगती है, लेकिन इसको हम कहते हैं नॉन प्रोनाउन एंटीसीडेंट, क्योंकि यहाँ नाउन और प्रोनाउन के बीच में मसला आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में मसला नहीं आ रहा है। जैसे ऊपर आ रहा था ना कि ये सब्जेक्ट था और ये वर्ब के बीच में इशू है, यहाँ पर नाउन है ये रहा और ये प्रोनाउन के बीच में इशू है। लेकिन रूल यही है कि अगर नाउन हमारे पास अगर सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर का आएगा, नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल का आएगा। बात समझ में आ गई? तो एग्रीमेंट का रूल लॉजिक इसमें चाहिए आपको। एमडी कैट में इसको हम नॉन प्रोनाउन एंटीसीडेंट के नाम से सिलेबस में होता है ये टॉपिक, बात तो वही है। क्लियर? बात समझ में आ गई?
तो ये तो स्पॉट एरर भी कर लेना चाहिए, एप्टीट्यूड का बच्चा लाजमी करेगा उसको, ठीक है। बच गया, बाकी 2 में से 1 करना है हमें, ठीक है। 4-3 सवाल तो हो गए। अब देखते हैं जो मुश्किल लगेगा उसको हम छोड़ देंगे वैसे ही, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ, बाकी मेरी रिकॉर्डिंग तो हो रही है, इसमें आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, ठीक है बेटा। देखिए 14th है, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस। ये भी कर लेंगे मुझे लगता है, ये हाँ यही कर लेना चाहिए मुझे लगता है। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस, आखिरी वाला मतलब हम छोड़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, ये भी एप्टीट्यूड के अंदर पढ़ा होगा, नहीं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा पढ़ा दूँ आपको। कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं ना, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। 4 टाइप का उन्होंने चारों यहाँ पर डाला है, अगर आप देखें तो गौर से। कंप्लीट इफ वाला क्लॉज डाला हुआ है किसी में, और किसी में रिजल्ट वाला क्लॉज डाला हुआ है। कंडीशनल सेंटेंस के एक्सप्लेनेशन में नहीं देना चाहता यहाँ पर अभी, चूंकि आज मॉडल पेपर से डिस्कस कर रहे हैं, वो अलग से मैंने लेक्चर बनाया हुआ कंडीशनल्स के ऊपर, तो आप देख सकते हैं, कोई भी बच्चा देख सकता है। तो ए है आई विल बाय अ ब्रांड न्यू कार इफ, विल बाय तो मतलब टाइप 1 विल बाय आ गया, तो फिर इफ का क्लॉज किस में बनेगा, प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। अब कुछ भी बना सकते हैं, इफ आई गेट द सैलरी, ठीक है ना। आई विल बाय अ न्यू कार इफ आई गेट द सैलरी। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई, क्लियर है। बी है इफ यू हीट आइस, इफ यू हीट आइस प्रेजेंट सिंपल में इफ का क्लॉज है, टाइप 0 कंडीशनल है, ये टाइप 1 कंडीशनल, ये टाइप 0 हो गया। इफ यू हीट आइस कॉमा इट मेल्ट्स, दोनों प्रेजेंट सिंपल में आ गए, दैट्स टाइप 0। ये साइंटिफिक ट्रूथ की बात करते हैं ना, अगर आप गर्म करते हैं आइस को तो वो पिघल जाता है, दोनों प्रेजेंट सिंपल में आ गए, टाइप 0 कंडीशनल है। ये वुड हैव सक्सीडेड इफ, वुड हैव थर्ड फॉर्म मतलब टाइप 3 कंडीशनल दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब जो हमारे पास इफ का क्लॉज आएगा वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। ये वुड हैव सक्सीडेड इफ यू हैड वर्कड हार्ड, ऐसे भी बन सकता है, और भी आप सोच सकते थे, मैं आसान वाला बनाया था, क्लियर है। पास्ट परफेक्ट में आ गया तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, पूरा कंडीशनल सेंटेंस है, ये बहुत आसान है, जिसको नहीं पढ़ा हुआ तो परेशान नहीं होना, बहुत आसान, एक लेक्चर में बताया जा सकता है, एप्टीट्यूड में एक ही लेक्चर में हम इसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डी है इफ आई वर अ मिलियनर, इफ आई वर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, दैट्स टाइप 2, इमेजिनरी सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इफ आई वर, अगर मैं 1 लखपति होता या करोड़पति होता, तो ये अब यहाँ पर क्या बनेगा, इसका जो क्लॉज होगा वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में बनेगा। इफ आई वर अ मिलियनर आई वुड बाय आ कुछ भी लैम्बोर्गिनी, ठीक है, कुछ भी लिख सकता है बंदा, ठीक है। तो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है ना, ये तो हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो लाजमी कर लो यार, ये तो जो कंडीशनल का लेक्चर 1 आधे घंटे में समझ में आया था, कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोड़ दो टू एज डायरेक्टेड। लेकिन फिर भी मैं जो बच्चे इसको करना चाह रहे हैं उनके लिए, यूट्यूब वालों के लिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ, जो बच्चे मुझे देख रहे होंगे, ठीक है। तो टू एज डायरेक्टेड कर लेते हैं। द मैन हु कॉल्ड यू इज मिस्टर असद, आइडेंटिफाई कैटाफोरिक रेफरेंस। अब देखो वो बताया था ना, एनाफोरिक कैटाफोरिक। द मैन हु कॉल्ड यू इज मिस्टर असद। अब देखो द मैन वो आदमी, अब किस आदमी की बात की जा रही है, मिस्टर असद। तो देखो ये जो रेफरेंस इसका एंड में आ गया, दिस इज कॉल्ड कैटाफोरिक रेफरेंस। शुरू में आ गया था वहाँ लुकमान, तो वो एनाफोरिक रेफरेंस था, तो इसको आइडेंटिफाई करना है बस कि द कैटाफोरिक रेफरेंस इज लाइक मिस्टर असद, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई मसला। वैसे करना तो है नहीं हमें, इसको ऐसे देख लो सिर्फ। आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, आई कैन गो आउट टुनाइट, इंसर्ट द सेमीकोलन एट अ सुटेबल प्लेस। ये आपने पंक्चुएशंस के रूल में अगर कभी आपने पढ़ा है तो कहाँ पर सेमीकोलन यहाँ लगेगा, तो बड़ा आसान है। वैसे सेमीकोलन कहाँ लग जाएगा, फुल स्टॉप की जगह पर। आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, सेमीकोलन, आई कैन गो आउट टुनाइट। सेमीकोलन कब लगाया जाता है, अगर आपने क्लॉज वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो सेमीकोलन हम कब लगाते हैं बेटा, कि जब हम कंजंक्शन यूज़ नहीं करते हैं। अगर वरना क्या होता है, कॉमा के जैसे आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो कॉमा सो आई कैन गो आउट टुनाइट, ऐसा होना चाहिए था ना। ये मेरे एक बड़ा टेस्ट है कल, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता आज रात। लेकिन अगर ये कॉमा और सो हटा दो अगर, तो ग्रामर कहता है सिर्फ एक सेमीकोलन लगा दो, तो वो कॉमा और सो की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ये ना पंक्चुएशन पढ़ोगे आप लोग एप्टीट्यूड में, तो वहाँ देखोगे सेमीकोलन का रूल क्या है। तो सेमीकोलन यहीं पर लग जाएगा, जो चूँकि 2 जुमलों को जोड़ते हैं नहीं, ये देखा जाए तो जिसको काम कॉमा का होता है वही काम उसका होता है सेमीकोलन का, क्लियर है। तो फुल स्टॉप की जगह सेमीकोलन आ गया। तो सेमीकोलन असल में यहाँ पर एक कंजंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसके बाद सी है अहमद वर्क अली रेस्टेड, मेक कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सॉरी ऊपर तो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटा रहा था, सॉरी मैंने इसे गलत बोल दिया।
तो चलो नीचे आते हैं, छोड़ो उसको, छोड़ो। सी है अहमद वर्क अली रेस्टेड में कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, दो सिंपल सेंटेंस के मिलने से बनता है एक कंपाउंड सेंटेंस। दो सिंपल सेंटेंस का मिलाप होता है, और दो सिंपल सेंटेंस को किससे जोड़ा जाता है, विद द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास क्या होता है, इसकी निमोनिक आपने याद की होगी, फैन वॉइस। फैन वॉइस, फैन वॉइस क्या होता है, फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, सो, ये हमारे पास कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या करता है, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बना देता है। तो यहाँ कॉमा के या फुल स्टॉप को हटाएंगे तो उसकी जगह पर जब उनको जोड़ेंगे, इन दोनों जुमलों को, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर जब कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे सब में से, अहमद वर्क, बट लगा देंगे, बट अली रेस्टेड। अहमद ने काम किया लेकिन अली ने आराम किया। क्लियर है, बाकी सारा फिट भी नहीं होगा उसमें, आप उठा के देख लो, ठीक है। वैसे मेरे लिहाज से एंड भी हो सकता है, एंड भी तो हो सकता है, अहमद वर्क एंड अली रेस्टेड। अहमद ने काम किया और अली ने, तो दोनों सही है, सही कह रहे हो, कॉमन सेंस तो दोनों में आ रहा है, बन रहा है, सही है। डी आ जाता है, शी इज राइटिंग अ प्ले ऑन द इशू ऑफ करप्शन, चेंज द वॉइस, एक्टिव पैसिव आ गया। ये तो फर्स्ट में सीखा हुआ है, लेकिन ये सवाल हम अटेम्प्ट करेंगे नहीं, क्योंकि जो डायरेक्टर का कोई दीन ईमान नहीं होता है, तो कुछ भी आ जाता है उठ के, मतलब ब्रैकेट में कुछ भी लिख सकता है, वॉइस क्या मतलब नरेशन आ जाए उठ के इसके अंदर, तो चेंज द वॉइस हो जाएगा। शी इज राइटिंग अ प्ले ऑन द इशू ऑफ करप्शन, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये पूरा ऑन द इशू ऑफ करप्शन एक्स्ट्रा वर्ड हो गया ये, एंड में ऐसे छोड़ना है इसको। तो पहले क्या आ जाएगा, आ प्ले, इज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इज हमारे किस में चेंज हो जाएगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। आ प्ले इज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर, अब उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड ऐसे लिख दो, ऑन द इशू ऑफ करप्शन। क्लियर है, तो ये वॉइस आ गया। तो थोड़ा मिला, ये फालूदा टाइप का सवाल होता है, डू एज एक्टिविटी का, कुछ भी बोल देते करने के लिए, वो करना पड़ता है। क्लियर है, तो बेहतर है कि आप इसको ना करो, डू एज एक्टिविटी मैं हमेशा मना करता हूँ, उसके या कुछ और करो। तो शुरू के 4 कर लेंगे। क्लियर है, तो ये देखा जाए इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बस है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बिल्कुल आराम से नहीं बैठ सकते क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, हल्के फुल्के तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अब आता है सेक्शन सी की तरफ, जो मेन पोर्शन हमारा, जिसके में इशू तो इसी में था ना कि सेक्शन सी में क्या आएगा। अब सेक्शन सी की बात करते हैं, तो भाई हमारे पास 40 मार्क्स के सेक्शन सी, चूँकि 60 मार्क्स ऊपर हमारे पास हो गए। एक तो आसानी यहाँ पर जो मुझे दिखती है कि राइट एन ईमेल टू द कॉलेज प्रिंसिपल फॉर इशू इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट, मतलब ईमेल टू द कॉलेज प्रिंसिपल आ गया, ये तो हमने फर्स्ट टाइम ही कर लिया था। अच्छा, मजे की बात ये हुई ना कि फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर भी चेंज हुआ है, फर्स्ट ईयर के भी पैटर्न चेंज कर दिए, उनका ईमेल हटा दिए फर्स्ट ईयर वालों का, और ईमेल हटा के आप पे डाल दिए, तो ये कर दिया उनके साथ। तो ईमेल राइटिंग उनको सिखा दी, सब कुछ हो गया, पता लगा उनका है ही नहीं मॉडल पेपर में, तुम लोगों का डाल दिया, जबकि ये तो पहले ही असेस हो चुका है ईमेल फर्स्ट ईयर में, इसको तो देना ही नहीं था। ईमेल तो फर्स्ट टाइम ऑलरेडी कर चुके हैं, असेसमेंट इसकी हो चुकी है, इसकी जगह कुछ और आना चाहिए था। तो चलो फायदा हो गया कि ईमेल तो आता है, एक सवाल 10 नंबर तो ऐसे निकल गया। ऐसे इसके बाद आया हुआ हमारे पास है, अच्छा ऐसे में AI, ये ऐसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने एक ही ऐसे किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, टीचिंग के अंदर, एजुकेशन के अंदर 1 वाला, बाकी सोशल मीडिया इज मोर हार्मफुल देन बेनिफिशियल फॉर, सोशल मीडिया के ऊपर है, शायद आपने 9-10 में किया होगा, दोबारा से कर लेना। सोशल मीडिया के एडवांटेज डिसएडवांटेज, एनालाइज हाउ डज क्लास साइज अफेक्ट लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, अ क्रिटिकल एनालिसिस। तो ये हमारे पास 4 ऐसे हैं, एक याद किया, बाकी 3 करना पड़ेगा हमें इसमें, तो कम से कम ये 4 ऐसे तो करेंगे, ठीक है, मॉडल पेपर के अंदर। तो अभी ये देखते हैं इसको, कुछ के आसान ऐसे हैं, मुश्किल नहीं है, 2 आर्गुमेंटेटिव ऐसे हैं और 2 बाकी हमारे पास क्रिटिकल। क्या हो गया, कोई मसला हो गया? ऐसे तो ऐसे का भी कोई दीन ईमान थोड़ी ना होता है यार, जो मर्जी आ जाए, बस हम कुछ याद करके जाएंगे, नहीं आएगा तो अपनी कलम की स्किल्स दिखाएंगे और क्या करेंगे। दुनिया सेकेंडरी में आके भी बच्चा ऐसे याद करे, कौन एक्सपेक्ट करेगा? थोड़ा सा सब खुद से भी लिखा जाता है यार, इंटर में आके भी यही रट्टा मारोगे, खुद से भी लिख सकते हैं कोई, जैसे एनालाइज हाउ डज क्लास साइज अफेक्ट लर्निंग, क्या आप एनालाइज करिए कि क्लास साइज किस तरह से लर्निंग पर अफेक्ट करती है, मतलब क्लास में अगर 200 बच्चे बैठे हो तो क्लास की लर्निंग में अफेक्ट होगा, इस बात को एनालाइज करो कि बच्चे फिर फोकस का मसला होगा, फिर अटेंशन नहीं हो पाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। इसी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन या क्रिटिकल एनालिसिस, ऑनलाइन एजुकेशन पर क्रिटिकल एनालिसिस करें कि बेहतर है कि नहीं है, क्रिटिसाइज करें, बात समझ में आ रही है। बाकी क्या AI को इंटीग्रेट किया जा सकता है क्लासरूम टीचिंग के अंदर, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे आर्गुमेंट करें, यस और नो, उस पर बात करें। सोशल मीडिया इज मोर हार्मफुल दैन बेनिफिशियल फॉर टीनेजर, सोशल मीडिया नुकसानदा ज़्यादा है और फ़ायदेमंद कब है, इस पर बहस करें, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। तो ये बेटा सिंपल बात है, 90% कराची के बच्चे इसको लिख पाते हैं खुद से, ये इतने आसान टॉपिक्स हैं, लेकिन हमारा सिंपल वही मसला है कि हमारी बचपन से आदत है याद करने की, तो हम याद कर लेंगे, लेकिन खुद से लिखना आना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे
اور آج کے دور کے حساب سے کوئی 1913 کے ایسے تھوڑی نہ آئے میں کچھ لکھنا پائے. یہ سب آپ دنیا دن بھر کی چیزیں یہی ہیں آپ کی جس کے اوپر آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ آتے ہیں. اچھا آپ دیکھو کوشچن 5 جو ہے نا یہ چینجنگ ہے. اچھا دیکھو 6 تو ہمارا کمپریہنشن ہے, 5 میں بعد میں دیکھتا ہوں, پہلے 6 پہ بات کر لیتے. یہ بھی آسان ہے چونکہ جو بالکل نئی چیز آئی ہے نا بیٹا وہ ڈفرینٹ ہے. اب ہمارے پاس اچھا کمپریہنشن کا یہ کہ ان سین کمپریہنشن آیا ہوا ہے. فرسٹ ایئر میں انہوں نے فرسٹ ایئر میں بھی ان سین آیا تھا آپ کا اور سیکنڈ ایئر میں بھی ان سین ہے. اچھا فرسٹ ایئر کا جو ماڈل پیپر چینج ہوا ہے اس کے اندر ہمارے پاس سین کمپریہنشن آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا ان سین سے سین کر دیا گیا ہے, لیکن آپ کا آج آپ کا سین ہوتا تو اس کو ان سین کر دیا گیا, تو ریورس کر دیا پیٹرن. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. ان سین کمپریہنشن پھر بھی زیادہ آسان ہوتا ہے ان بچوں کے لیے جو کہ بکس کو ریڈ نہیں کرتے, ان کے لیے آسان ہے چونکہ ٹائٹل مائٹل کی کہانی ختم ہو گئی کہ کہاں سے آیا ہے, چیپٹر بتاؤ, نام بتاؤ آتھر کا, فلاں ٹیم کا, تو کچھ نہیں. بس انگلش اچھی ہے تو ایسے ہی کر لو گے گھر بیٹھے. بس سین کمپریہنشن وہی کر پاتا ہے جو تھوڑا سا کتاب وغیرہ پڑھتا ہے, اس میں کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کچھ بھی. ان سین کا فائدہ یہ ہے. نقصان یہ ہے ان سین کا کہ اس میں ہمارے پاس پیسے بالکل نہیں آتے, انگلش آپ کی خراب ہے تو آپ کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا اس میں ان سین میں کیا ہے, ریڈ دا فالوئنگ پیسج اینڈ آنسر دا کوسچنز دیٹ فالو, کہ پیسج کو آپ ریڈ کریں اور آنسر دیں کوسچنس کے. اچھا اور کر کے اس میں ایک اور دیا ہے لیکن ہم فالو نہیں کریں گے اس کو, یہ کرنا نہیں ہے کسی کو. میک اے پریسی آف دا فالوئنگ پیسج. پریسی مطلب ہوتا ہے سمری, سمری لکھنا ہے. دیکھو سمری لکھنا بہت مشکل کام ہے, دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک, اے ٹیڈیس ٹاسک ٹو ڈو. سمری کا مطلب یہ نہیں کہ ایک لائن یہ لکھ دو, ایک لائن یہاں سے لکھ دو, یہاں سے لکھ دو, سمری ہو گیا. یہ سمری نہیں ہے جو ہم لوگ بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. کوئی نمبر نہیں ملے گا اس میں, بلا وجہ 1-2 نمبر لوگے, 10 میں سے فائدہ کچھ نہیں ہے. سمری پہ ہاتھ لگانا ہی نہیں, ہمیں یہ کرنا ہے ریڈ دا پیسج اینڈ آنسر دا کوسچن بلو. بچے کہتے ہیں نا سمری تو زیادہ آسان ہے, سمری کر دو. نہیں, وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ سمری میں کیا ہوتا ہے اس پورے کا لیبل اباب بتانا پڑتا ہے. 3 لائن میں آپ وہ ساری بات کرو جو اس میں کی جا رہی ہے. اب سینٹینس نہیں چننا ہے, ہر سینٹینس کی تھوڑی تھوڑی بات اس کے اندر ایڈ کر کے لکھنی ہے. اور اس میں کوئی آسان ٹرک نہیں کہ میں آپ کو ایک ٹرک دے دوں 2-3 باتیں, بہت کچھ ہے, بہت بڑی اسکلس چاہیے پریسی رائٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے, وہ CSS وغیرہ جب آپ کریں گے جا کے تو وہاں پہلی بار زندگی میں سیکھیں گے پریسی کیسے لکھا جاتا ہے. CSS کے ٹیسٹ میں اس میں پہلی بار بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے ہمارا پاکستان کا کہ پریسی لکھتا ہے کیسے. تو ابھی تو سیکنڈ ایئر میں تو چھوڑ دو کہ آپ لکھ سکو گے اس کو پریسی. تو پریسی رائٹنگ اتنی آسان چیز نہیں ہوتی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے یہاں سے ایک لکھ دو, یہاں سے ایک لکھ دو, یہاں سے, یہ فضول باتیں یہ. ٹھیک ہے, اتنا آسان ہے تو اور کوئی نہیں لکھ رہے دنیا میں پریسی. ٹھیک ہے, تو اب آتے ہیں ریڈ دا, یہ آسان ہوتا ہے, پیسج پڑھیں اور جواب دیں. اچھا کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر ہمارے پاس ایک جو ہے نا وہ پیسج ہے, اگر آپ پڑھ لیں گے, میں ریڈ نہیں کروں گا, کافی لانگ پیسج ہے. تو وہ وچ ٹاپک از انڈر ڈسکشن, تو کون سا ٹاپک انڈر ڈسکشن ہے, تو پھر سمپل کہ کمیونیکیشن اسکلس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کے اندر. اگر آپ گھر جا کر اس کو پڑھیں گے یا ابھی پڑھ لیں گے اس کو آپ, تو آپ دیکھ لیجیے گا. سیکنڈ کوشچن ہے وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو ڈیولپ گڈ کمیونیکیشن اسکلس. اوپر سے دیکھ کر آنسر لکھنا ہے کہ اچھی کمیونیکیشن اسکل کا ڈیولپ کرنا کیوں اہم ہے انسان کے لیے. اب وہ میں نشان نہیں لگا رہا, آپ خود ہی دیکھ لینا کیا ہے پیسج. تھرڈ ہے واٹ از دا ڈس ایڈوانٹیج آف ناٹ ہیونگ گڈ کمیونیکیشن اسکل. اگر اچھی کمیونیکیشن اسکل نہیں ہوگی تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے, تو اوپر لکھا ہوگا. تو وہاں سے آپ ایگزیکٹ بھی لکھ سکتے ہو, تھوڑا سا آگے پیچھے بھی کر سکتے ہو. ایگزیکٹ بھی لکھ دو گے تو نمبر مل جاتا ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس کے بعد فورتھ جو کوشچن ہمارے پاس ہے آئیڈینٹیفائی دا ورڈ کلاسز آف دا فالوئنگ ورڈ. اب یہ اس میں تھوڑا گرامر, کیونکہ گرامر بھی ایڈ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے پیسج کے کوشچن میں 9-10 میں بھی آتا تھا. ورڈ کلاسز کسے کہا جاتا ہے بیٹا؟ ورڈ کلاسز ہم لوگ کہتے ہیں پارٹ آف اسپیچ کو کہا جاتا ہے, ورڈ کلاسز بھی کہا جاتا ہے اس کو. کلاسیفیکیشن آف ورڈس ہوتی ہے نا بیٹا یہ ورڈ کلاسز. اب مینی, بہت سارا, مینی کیا ہے پارٹس آف اسپیچ کے لحاظ سے بتا سکتے ہیں؟ میں بتایا تو ایڈجیکٹیو ہے. ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا ورڈ 9-10 میں پڑھا ہوگا, ایک ایسا ورڈ جو چیزوں کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو بتاتا ہے. تو مینی کوانٹٹی بتا رہا ہوتا ہے, بہت سارا. آئی ہیو مینی بکس, میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں, تو ایک انڈیفینٹ کوانٹٹی یہ شو کر رہا ہے ہمارے پاس. تو مینی ایک ایڈجیکٹیو ہو گیا جو کوانٹٹی شو کر رہا ہے. کانوے, کانوے مطلب کسی کو بات پہنچانا, آپ نے کنوے کرنا. تو یہ کیا ہو گیا ہمارا سمپل کام ہے نا یہ, دیٹ سمپلی ورب. کانویڈ اس کی, کانویئنگ اس کی بولتے ہیں نا, کانویئنگ پاور اس کی زیادہ ہے, دوسرا بولتے ہیں. کانوے ورب ہو گیا. افیکٹولی ایل وائی آ گیا تو بڑا آسان ہے, کیا ہو گیا ہمارا؟ یہ تو بیسک ایڈورب ہو گیا. افیکٹولی مؤثر انداز سے, مؤثر طریقے سے. تو یہ کتنا مشکل نہیں ہے, ہو جائے گا 3 نمبر کا یہ ہوگا, چونکہ ٹوٹل سوال ہمارے پاس 10 کا ہی ہے. نیکسٹ ہے پوائنٹ آؤٹ 1 ریگولر اینڈ 1 irregular ورب فرام دا گیون پیسج. ایک ریگولر تو بھرے پڑے ہوں گے, irregular ڈھونڈنے میں مسئلہ آئے گا. چلو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہمیں کیا کرنا ہے بیٹا, ایک ہمیں یہاں ریگولر ورب ڈھونڈنا ہے, اور دوسرا ہمیں کیا ڈھونڈنا ہے یہاں پر اس کے اندر
इर्रेगुलर वर्ब, दोबारा से बता दूं, रेगुलर वर्ब क्या होता है जिसके सेकंड थर्ड फॉर्म के अंदर ईडी आता है, इर्रेगुलर में ईडी नहीं आता, वाले कुछ भी आ जाता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर की टू सक्सेस इन लाइफ, यहां तो वर्ब दिख ही नहीं रहा। वर्क एंड रिलेशनशिप, तो वर्क आ गया ना ये, तो वर्क हमारे पास रेगुलर वर्ब आ गया, लेकिन यार वर्क हटा देते थोड़ी देर के लिए, चूंकि वर्ब यहाँ पर नाउन इस्तेमाल कर लिया गया। अगर थोड़ा सा गहराई में जाए तो काम है, काम करना नहीं है इसका मतलब, देख करो लाइफ वर्क एंड रिलेशनशिप, जिंदगी काम और रिश्ते, तो ये तो नाउन आ गया ना, चलो उसको हटा देते हैं, बिला वजह नंबर कट जैसे बेहतर हटा दो, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जुमला है, बहुत वर्ब है, वर्ब की बाहर होगी, हर जुमले में एक वर्ब तो होता ही है। विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन अ मैसेज कैन टर्न, ये है ना टर्न आ गया, ये है हमारा वर्ब, टर्न 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 हो गया रेगुलर वर्ब, आगे और 10 और आ जाएंगे आगे, लेकिन हमें एक ही सुनना है, क्लियर है। अब मसला आएगा इसको ढूंढने में, इरेगुलर, क्योंकि वो बहुत कम होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, फ्रस्ट्रेशन और इवन डिजास्टर बाय बीइंग मिसइंटरप्रेटेड और पुअरली डिलीवर्ड, तो ये देखो कॉमन, ये सब वो रेगुलर आ रहा है, इरेगुलर तो आया नहीं, डिलीवर्ड आ गया। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी एक्सचेंज्ड, ये भी फिर रेगुलर आ गया, तो ये भी हटाओ। बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज द प्रोसेस वेयर वी ट्राइड, ये भी हट गया, रेगुलर आ गया, तो बड़ा मसला होता है रेगुलर ढूंढने में। क्लियरली एंड एक्यूरेटली एज वी कैन टू कन्वेड, ये भी हट गया। अवर थॉट्स, इंटेंशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर अंडरस्टैंड, ये मिल गया अंडरस्टैंड, ये बहुत इतने देर बाद मिलेगा, पहला हमारे अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, ठीक है, तो ये हो गया इरेगुलर, तो हमने यहाँ लिख दिया अंडरस्टैंड, ये हमारा नंबर आ गया इसमें। बात समझा कि उतना मुश्किल काम नहीं है, तो इंटरेस्टिंग काम है, आराम से कर सकते हैं। एक रेगुलर ढूंढ लो, क्लियर। अब आ जाते हैं जो सबसे बड़ी चेंजिंग हुई है पूरे इस पेपर के अंदर, वो ये नंबर, अब आसान कह लो, तो बहुत अजीब सी चेंजिंग है और बड़ी आसान, मैं नहीं समझता कि सेकेंड ईयर के बच्चों को ये देना चाहिए। स्केच हटा दिया गया, स्केच नहीं है, स्केच जो आपने याद किया था वो हटा दिया गया, तो पिप का स्केच हमने याद किया था तो वो ख़त्म हो गया। अब देखते हैं ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू उर्दू और सिंधी। तो भाई ओके, तो ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू उर्दू और सिंधी। सिंधी में करना ज़्यादा आसान है ट्रांसलेट, जो सिंध में है वो जो हैदराबाद सक्कर से देख रहे हैं उनके लिए आसान होगा। कराची में तो बेहतर है कि आप उर्दू में करें, सिंपल से सिंधी लिखा ही क्यों जाता है, हम आपको कहते रहे कि यार सिंधी क्यों लिख दिया है, सिंधी में भी कोई ट्रांसलेट करता होगा, करते होंगे कुछ लोगों को सिंधी ज़्यादा बेहतर आता है। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बताओ क्या उर्दू होगा इसका। ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। अच्छा, प्रोवर्ब इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। हिकमत अमली मतलब पॉलिसी, तो थोड़ा सा उर्दू थोड़ी सी इसकी डिफिकल्ट है। ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तो मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तो बहुत आसान है, 9 के बच्चे भी कर लेते हैं। तो कामयाब हो जाओगे। द टीचर प्रेज स्टूडेंट्स फॉर देयर हार्ड वर्क। अच्छा सुनो, अब जरा, तो आप नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। अब ये टेंस आ गया, अब ये कोई वो नहीं है ना जो रटा रटाया जुमला है। प्रेज्ड, इसका मतलब हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, माजी की बात कर रहे हैं, की मतलब ना। प्रेज होता है तारीफ करना, सराहना किसी को, तो द टीचर प्रेज स्टूडेंट्स मतलब उस्ताद ने सराहा तालिब इल्मों को फॉर देयर हार्ड वर्क, उनकी मेहनत के लिए। तो उस्ताद ने तालिब इल्मों को उनकी मेहनत के लिए सराहा, या उनकी मेहनत की बिना पर सराहा, इस तरह से। तो थोड़ा सा देखो यहाँ, तो अगर यहाँ तक हो जाएगा तो उस्ताद ने तालिब इल्मों को सराहा या उनकी तारीफ़ की, फॉर देयर हार्ड वर्क, उनकी मेहनत के लिए। तो वो उर्दू में आगे पीछे कर सकते हैं इसको, मैं अपने तौर पे बना देता हूँ कि उस्ताद ने तालिब इल्मों की मेहनत पर उन्हें सराहा, ऐसे भी तो हो सकता है मेहनत पर उन्हें सराहा, तो ये भी है ये, या क्या उस्ताद ने तालिब इल्मों की मेहनत पर उन्हें सराहा, हर तरह से हो सकता है, ठीक है। क्लियर है को मसला। सराहा होगा मतलब सराहा या तारीफ़ की, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है, सराहते हैं नहीं लिख देना, या तारीफ़ करते हैं नहीं लिख देना,
या तारीफ करेंगे नहीं लिख देना, वो गलत हो जाएगा, बच्चों के पास इंडेफिनिट है। ये तो 9-10 की इंग्लिश है बेटा। नंबर 4, वी शुड टेक केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन। मॉडल वर्ब है, चाहिए, शुड आ गया चाहिए। पर्सनल हाइजीन, पर्सनल जाती अपनी खुद की, हाइजीन मतलब सेहत, सेहत को कहता है ना हाइजीन, जाती सेहत, पर्सनल हाइजीन। टेक केयर मतलब ख्याल रखना, तो हमें अपनी जाती सेहत का ख्याल रखना चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है ये, अच्छा 5 करने को, 1 2 3 4 हो गए, बस 5वां है, हम तो सारे करेंगे। ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 5 years। ये तो आसान है, बहुत आसान है कि वो गुज़िश्ता 5 सालों से अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रहा है। वो गुज़िश्ता, चूँकि लास्ट आ गया, गुज़िश्ता 5 सालों से अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। While I was studying, the light went off। जब मैं पढ़ रहा था, अच्छा तो बिजली चली गई या लाइट चली गई, या लाइट चली गई जब मैं पढ़ रहा था, तो while का मतलब यहाँ पर है जब। तो यहाँ कॉमा जो है ना, कॉमा उर्दू में इसको हम तो से चेंज कर देते हैं या तब से चेंज कर देते हैं, ये कॉमा का मसला है। कॉमा को उर्दू में जब ट्रांसलेट करते हैं तो या तब ये सब कर लेते हैं। तो इसका क्या हो गया कि जब मैं पढ़ रहा था या जब मैं मुतालिया कर रहा था, मतलब स्टडिंग एक ही बात है, मुतालिया कर रहा था तब बिजली चली गई, लाइट चली गई भी वही बात है, बिजली चली गई, लाइट वेंट ऑफ, ठीक है। लास्ट है, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। आपके मतलूबा नंबर से फिल वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बड़ा मेरे दोबारा कोशिश कीजिए। तो ये तो अजीब सा दे दिया, ये तो सबको पता होगा। आपके मतलूबा नंबर से क्या बोलते हैं इस वक्त या फिल वक्त, क्या बोलती है? इस वक्त बोलते हैं, इस वक्त, इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। नहीं, बराए करम नहीं, वो आगे थोड़ी ना बोला है, प्लीज ट्राई लेटर, बराए करम दोबारा कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। यार ये तो ऐसे भी पूरी लिख लेगा, दोनों में बोलती है, ट्रांसलेट भी करती है। द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई लेटर। सुना है, सुना ही होगा। चलो बस समझ गए, तो मॉडल पेपर एंड हो गया हमारा, दैट्स इट।